जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के 21वें एपिसोड में जापान के बारे में। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद में जापान ने यूएस के सामने सरेंडर कर दिया था। एक तरह से जापान वॉर हार गया था और 1947 में एक नया संविधान आया था, या कहें अमेरिका के द्वारा उस संविधान को जापान के ऊपर थोप दिया गया था और जापान एक साम्राज्यवादी देश से बदलकर एक शांतिवादी देश के रूप में आ गया था। इसी जापान के संविधान में आर्टिकल 9 है, जो किसी भी तरह के वॉर को रिनाउंस यानी कि त्यागता है, और उसके सेकंड पैराग्राफ बोलता है वो किसी भी तरह से मिलिट्री पावर भी यूज नहीं करेगा या मिलिट्री पावर नहीं रखेगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा ऐसा समय तो नहीं रहता है। बदली हुई परिस्थितियों में जापान को भी अपने डिफेंस के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ गया। और लेकिन ये बदली हुई परिस्थितियाँ थी क्या? दोस्तों, कुछ नहीं बदला था, सिर्फ एक चीज़ बदली थी, वो था चाइना का एक इकोनॉमिक और एक सैनिक शक्ति के रूप में उदय। उसका जापान के कुछ इलाकों को लेकर विवाद होना, उन विवादों से बचने के लिए या अपने डिफेंस के लिए जापान के द्वारा अपने प्रति नए सिरे से सोचना, यही सब हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब 1990 के दशक का मध्य चल रहा था और चाइना का उदय एक सैनिक और इकोनॉमिक पावर ग्रुप में हो रहा था, और टोक्यो भी उसे अपने ऊपर एक खतरे के रूप में देखने लगा था। खासतौर से 1996 के ताइवान संकट के बाद में इन्हीं सब चीज़ों के चलते 1995 में यूएस और जापान के बीच में वॉर टाइम समझौता हुआ, जिसको लेकर के मुख्य रूप से बात यह थी कि युद्ध के समय में यूएस जापानी टेरिटरी और उसकी लॉजिस्टिक सर्विस का यूज करेगा। जापान यूएस का वॉर टाइम का सबसे एक्टिव पार्टनर बढ़ चुका था और 2004 में एक 5 ईयर प्लान के ऊपर भी काम शुरू हो गया, जिसमें जापान और यूएस ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए समझौता किया और $1 बिलियन इसके हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन के लिए जापान के द्वारा दिए गए, जिसको कि बढ़ा करके अगले कुछ समय में या लगभग एक दशक के अंत तक $10 बिलियन करने का था। और चीज़ें तब ज़्यादा तेज़ी से बदली जब जापान ने 2005 में अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए एक यूएस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने योकोसुका में तैनात करने की अनुमति दे दी, और इसके साथ साथ यूएस के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, वो भी उस इलाके में जहां चाइना का क्लेम था, जिसने चाइना को चिढ़ाने में कोई कमी छोड़ी ही नहीं थी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जापान का अपनी सिक्योरिटी के लिए एटीट्यूड बदल रहा था। अगर चाइना का उदय नहीं हुआ होता तो शायद जापान का एटीट्यूड भी नहीं बदलता। बदली हुई परिस्थिति में जापान ने भी अपनी मिलिट्री के यूज का पॉलिसीज को बदलना शुरू कर दिया, और 1990 में जापान ने अपनी फोर्सेज को यूएस पीस कीपिंग मिशन में कंबोडिया में डिप्लॉयमेंट की छूट दे दी, जबकि उससे पहले जापान ऐसा नहीं करता था। जबकि 2001 में उसी जापान ने अपने फोर्सेज को नॉन कॉम्बैटेंट रोल के लिए यूज करने की भी अनुमति यूएन पीस कीपिंग मिशन और यूएसए को दे दी। इसके अलावा उसी वर्ष जापान ने अपनी फोर्सेज को अलकायदा की सर्च के लिए पाकिस्तान और ईरान के समुद्र में भी भेजा। और उसी साल जापान ने अपने यहाँ एक लेजिस्लेशन पास किया जिसने उसकी थल सेना को इराक में ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय करने को भी मंजूरी दे दी, और इस तरह से जापानी फोर्सेज ने 2003 से इराक में भी काम करना शुरू कर दिया। यह जापान की सिक्योरिटी संबंधी पॉलिसीज में एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जापानी फोर्सेज ने जापान के बाहर कदम रखना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वॉर को किसी भी फॉर्म के रूप में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने संविधान में ही लिख दिया था कि वो वॉर को किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यह सब हो रहा था चाइना के बढ़ते हुए थ्रेट के चलते, और 2005 में जापान ने डिसाइड कर लिया कि वह उन इलाकों में जहां पर चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है और ज़्यादा बोट्स का, शिप्स का और एयरक्राफ्ट्स का यूज करेगा, अपने डिफेंस को ज़्यादा मजबूत बनाएगा, जो उसके द्वारा किए जा रहे पिछली पॉलिसीज़ के बिल्कुल खिलाफ था, जिसमें कि उसने वॉर को किसी भी रूप में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आ रही थी तो जापान भी एक तरह से नए सिरे से सोच रहा था अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, जिंदा रहना है तो युद्ध तो अवश्यंभावी ही है।
जापान को भी शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हार के 50-60 साल के बाद में यह बात एक बार फिर समझ में आ रही थी। इसके अलावा जापान ने सरफेस टू सरफेस मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया और अपने आइलैंड्स को बचाने के लिए रडार फैसिलिटी को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जापानी गवर्नमेंट ही ऐसा सोच रही थी, धीमे धीमे जापान के आम लोग भी वैसा ही सोचने लगे थे और जापान एक शांतिवादी देश से एक नॉर्मल देश की तरफ बदल रहा था, क्योंकि उसकी जनता भी सोच रही थी कि जिंदा रहना है तो वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो चाइना किसी भी दिन उनको ख़त्म करने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि चाइना एक साम्राज्यवादी देश है और साम्राज्यवादी लोगों के सामने या साम्राज्यवादी देशों के सामने शांतिवादी की तरह जीना सही मायने में तो असंभव ही है। थ्योरेटिकली संभव हो, प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है। लेकिन ये बदलाव आने कब शुरू हुए थे? ये बदलाव आने शुरू हुए थे 1989 के बाद में, जब थियानमेन इंसिडेंस हुआ था, जिसमें चाइना ने अपने ही लोगों के ऊपर टैंक चला दिए थे। लगभग अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 10,000 से ज़्यादा लोगों को डेमोक्रेटिक अधिकारों के लिए मांग करने के कारण से मार दिया गया था। उसके बाद ही जापानी लोगों की समझ में आ गया था कि वे चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जापान चाइना को जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था उसमें भी कट करना शुरू कर दिया और 2004 में जापान का नंबर 3 आ गया, भारत और इंडोनेशिया के बाद में फाइनेंशियल सपोर्ट जापान से पाने वाले देशों की सूची में। ऐसा नहीं है दोस्तों, बस जापान अकेला इफेक्टेड है। चाइना की साम्राज्यवादी नीतियों से पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया भी इफेक्टेड है और उसके चलते इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस समेत दुनिया भर के देश यूएस के पास आने लगे, यूएस से मिलिट्री टाई बढ़ाने लगे, यूएस के साथ में मिलिट्री समझौते होने लगे, मिलिट्री एक्सरसाइज होने लगी। मलेशिया ने यूएस के ट्रुप्स को जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। हर साल बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद फरोख्त होने लगी और इस इलाके में यूएस का प्रेजेंस बढ़ने लगा। सिंगापुर तो यह मानता है कि यूएस का प्रेजेंस है तो इलाके में शांति है और इसलिए सिंगापुर यूएस का वेलकम हमेशा करता है इलाके में रहने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं अगर यूएस इलाके से बाहर होता है तो चाइना की मिलिट्री धमक इलाके में बढ़ेगी। चाइना लोगों को मजबूर करेगा, प्रेशराइज करेगा देशों को अपनी बात मानने के लिए और उन छोटे छोटे देशों के पास में चाहे वो इकोनॉमिकली कितने भी मजबूत हो, सैनिक रूप से चाइना के सामने कमज़ोर बैठेंगे, अपनी मिलिट्री पावर के रूप में भी और अपने साइज के रूप में भी। इसलिए वो नहीं चाहते किसी भी तरह से चाइना उनके ऊपर प्रेशर बना सके या प्रेशर बनाने की हालत में हो, और उस प्रेशर को रोकने का एकमात्र तरीका है इलाके में यूएस की प्रेजेंस बनी रहे। अगर इलाके से यूएस की प्रेजेंस बाहर होती है तो नेचुरल सी बात है चाइना की प्रेजेंस इलाके में बढ़ जाएगी और ये छोटे छोटे देश अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी खास करने की हालत में कम से कम नहीं होंगे। दोस्तों, बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं बाकी की बातें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।